बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 12 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और यस, यू एब्सोल्युटली गेस्ड इट राइट। आज का हमारा लेक्चर भी है बोनस लेक्चर, और ये बोनस लेक्चर है जी क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर। मैंने जब ये CCDA शुरू किया था तब मेरा ओरिजिनली प्लान नहीं था क्वालिटी ऑफ सर्विस के ऊपर लेक्चर देने के लिए, लेकिन अपने लास्ट लेक्चर जो कि DSL और MPLS के ऊपर था, मैंने ये प्लान किया कि हमने वाइड एरिया नेटवर्क में यूज होने वाली मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज पर डिस्कशन की है, उनके डिजाइन एस्पेक्ट्स को देखा है कि वो कैसे काम करती हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली टेक्नोलॉजी क्वालिटी ऑफ सर्विस भी है, तो उसके बगैर आगे चलना मुनासिब नहीं होगा। तो इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि हम एक लेक्चर क्वालिटी ऑफ सर्विस का भी करते हैं, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जिनको या तो क्वालिटी ऑफ सर्विस का पता नहीं है, या तो वो क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए बिल्कुल नए हैं। उन्होंने नाम जरूर सुना है कि भी क्वालिटी ऑफ सर्विस कोई चीज़ होती है, लेकिन नहीं पता कि क्या होती है, क्या काम करती है। या जिनको क्वालिटी ऑफ सर्विस का पता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पता है, डिटेल में नहीं पता है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और क्वालिटी ऑफ सर्विस बेसिकली काम क्या करती है, कैसे काम करती है। तो उसको आज हम देखेंगे कि ये क्वालिटी ऑफ सर्विस की टेक्नोलॉजीज, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा क्या होता है। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 12। क्वालिटी ऑफ सर्विस को समझने से पहले एक चीज़ को जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस काम तभी आती है जब लिंक कंजेस्टेड होता है। अगर लिंक कंजेस्टेड नहीं है तो क्वालिटी ऑफ सर्विस की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऑब्वियसली कॉन्फ़िगर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसका असल काम या आपको वो उससे फ़ायदा तभी होगा जब लिंक कंजेस्टेड होगा। और लिंक कंजेस्टेड कहाँ होता है? लिंक कंजेस्टेड होता है वैन साइड पर, वाइड एरिया नेटवर्क साइड पर, ना कि लैन साइड पर, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क साइड पर। क्योंकि लैन साइड पर तो हमारे पास बहुत सारी बैंडविड्थ अवेलेबल है। हमारे पास लैन साइड पे फास्ट ईथरनेट 100 meg के लिंक तो मिनिमम हमारे पास होते हैं। गिग के लिंक है हमारे पास आजकल, 10 गिग, इवन 40 गिग के लिंक्स हमारे पास लैन के ऊपर मौजूद है। जबकि वैन साइड पर हमारे पास हो सकता है T1 लाइन हो। अब लेट्स से कि हमारे पास ये एक राउटर है, ये इसकी वैन साइड है, सीरियल कनेक्शन, और ये इसकी लैन है, स्विच की तरफ जा रहा है। अब ये है T1 1.5 meg, यहां से आ रही है 100 meg। अब देखिए ना, अब 100 मैग यहां से आएगी तो वो यहां पे 100 मैग तो दे ही नहीं सकता। अब यहां से अगर बिल्कुल 100 मैग आती रहेगी तो ये बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। उसको ओवरकम करने के और बहुत से तरीके हैं, लेकिन लेट्स से कि हमारे पास इवन यहां से 10 मैग आ रही है इस लिंक के ऊपर। बेशक ये फास्ट इथरनेट का लिंक है, 100 मैग का लिंक है, लेकिन लेट्स से कि हमारे पास यहां से ट्रैफिक 10 मैग की आ रही है, पर ये लिंक तो हमारे पास 1.5 मैग का है, तो हम 10 मैग तो इसमें डाल ही नहीं सकते। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इस कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्वालिटी ऑफ सर्विस को यूज करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस में क्लासिफिकेशन और मार्किंग होती है, उसके अंदर पोलीसिंग होती है, क्यूइंग होती है, शेपिंग होती है, और डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं लिंक एफिशिएंसी के लिए। लिंक को एफिशिएंट बनाने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है क्वालिटी ऑफ सर्विस का। बहुत सारी डिफरेंट चीजें मिलकर ये क्वालिटी ऑफ सर्विस का एक पूरा ग्रुप बनता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जब हम क्वालिटी ऑफ सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं क्लास मैप्स। क्लास मैप्स को डालते हैं हम पॉलिसी मैप्स के अंदर, और फिर पॉलिसी मैप्स एज अ सर्विस पॉलिसी इंटरफेस के ऊपर लगती है। आई नो ये मैंने बहुत क्विक बता दिया, बट मैं चाहता था कि आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूं। तो मैं GNS3 का से एक जो है वो राउटर उसके अंदर कंसोल करके लेकर आता हूं। तो फिर देखते हैं कि ये हमारे पास क्लास मैप, पॉलिसी मैप, सर्विस पॉलिसी ये क्या है,
और ये कैसे बनते हैं और में डिफरेंस क्या है इनमें। ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्लास मैप बनेगा, फिर पॉलिसी मैप बनेगी और फिर सर्विस पॉलिसी बनेगी। ये मैंने कंसोल किया GNS3 के अंदर, एक राउटर के अंदर। तो सबसे पहले क्या था, हमने क्लास मैप बनाना है। तो कॉन्फ़िग मोड में जाके क्लास मैप क्वेश्चन मार्क हम कहते हैं, या हम कह सकते हैं मैच ऑल। अगर हमने कहा मैच ऑल, तो मैच ऑल का मतलब है कि जो भी क्राइटेरिया मैं इस क्लास मैप के अंदर रखूंगा, जो भी चीजें रखूंगा, वो सबको मैच करेगा। जब तक सारी की सारी मैच नहीं होंगी, वो इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करेगा। जबकि मैच एनी का मतलब है कि अगर मैं लेट्स से क्लास मैप के अंदर 10 चीजें रखता हूं, उनमें से एक भी चीज मैच होगी तो वो उस चीज को इंप्लीमेंट करेगा। तो मैं कहता हूं मैच एनी, और मैं फिर इस क्लास मैप को कोई नाम देता हूं। लेट्स से मैं कहता हूं इस क्लास मैप का नाम है रियल टाइम। अब इस क्लास मैप मैंने उसका नाम तो दे दिया, मैंने क्लास मैप बना दी, लेकिन इस क्लास मैप के अंदर मैंने प्रोटोकॉल रखना है जो रियल टाइम को मैच करेगा, जो वॉइस को मैच करेगा। तो मैं इसको कहता हूं कि भी प्रोटोकॉल सॉरी मैच प्रोटोकॉल। और अभी देखिएगा कि ये आपको बेतहाशा प्रोटोकॉल मैच करने के लिए आपके पास ऑप्शन होंगे। तो मैं कहता हूं कि भाई मैंने प्रोटोकॉल जो मैच करना है, क्योंकि मैं वॉइस के लिए क्लास बना रहा हूं, तो मैंने प्रोटोकॉल मैच करना है RTP। तो प्रोटोकॉल RTP एंटर करूंगा, तो ये मेरा एक क्लास मैप बन गई। उस क्लास मैप के अंदर मैंने एक प्रोटोकॉल डाल दिया, उसको मैच कर दिया कि भाई इस क्लास के अंदर प्रोटोकॉल जो है, जो ट्रैफिक मैच होगी वो है RTP। तो कोई भी RTP ट्रैफिक जब इंटरफेस से गुजरेगी, जिस इंटरफेस पे मैं ये पर्टिकुलर पॉलिसी लगाऊंगा, वो इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा और वॉइस की ट्रैफिक को पर्टिकुलरली देखेगा। बाकी ट्रैफिक उसका इस पर्टिकुलर क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर मैं इससे एग्जिट करता हूं क्लास से। मैंने क्लास बना ली, अब मैं बनाऊंगा अपना पॉलिसी मैप। तो पॉलिसी मैप, नेम ऑफ द पॉलिसी मैप अगेन मैं देता हूं रियल टाइम, एंटर। अब पॉलिसी मैप के अंदर जाके मैं क्लास को मेंशन करूंगा कि मैंने कौन सी क्लास इसके ऊपर ये पॉलिसी लगानी है। तो क्लास एंड देन द नेम ऑफ द क्लास जो हमने ऊपर बनाई थी, क्लास रियल टाइम, एंटर। अब यहां पे असल एक्शन होता है। आप इस पॉलिसी में बताते हो कि भी जो क्लास के अंदर प्रोटोकॉल या जो ट्रैफिक आपने मेंशन की है, उसके साथ करना क्या है। अगर मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं तो देखें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं इसको पर्टिकुलर बैंडविड्थ दे सकता हूं, मैं इसकी कंप्रेशन कर सकता हूं, मैं इसको कह सकता हूं कि भाई इसको सिंपल ड्रॉप कर दो सबको, मैं कह सकता हूं इसको प्रायोरिटी दे दो, मैं इसको कह सकता हूं इसको शेपिंग कर सकता हूं, इसकी क्यूइंग कर सकता हूं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिलेंगे कि आप उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उस क्लास की, कि उसके अंदर जो भी ट्रैफिक है उसका करना क्या है आपने, वो इसके अंदर होगी। तो मैं अलग से इसको कहता हूं कि भी बैंडविड्थ, वॉइस को मैं कहता हूं कि भी 10% और 10, टोटल बैंडविड्थ का 10% वो इस क्लास के लिए दे दे, कि टोटल बैंडविड्थ का 10% वॉइस को असाइन कर दे। एंटर करता हूं, ये मैंने इसकी पॉलिसी बना दी। अब मैंने क्लास बना दी, मैंने क्लास क्लास को करना क्या है, उसको बैंडविड्थ मैंने असाइन की 10%, वो पॉलिसी बना दी उसकी। अब उसको इम्प्लीमेंट करना रह गया। तो मैं इंटरफेस पे जाता हूं, तो लेट्स से इंटरफेस FA 0/0।
सबसे पहले इसको नो शट करता हूँ। नो शट करने के बाद मैं इसको पॉलिसी देता हूँ सर्विस पॉलिसी, और फिर उस पॉलिसी का नाम देता हूँ रियल टाइम। आपने ये मेंशन करना होता है कि आप इनसाइड की तरफ लगा रहे हो कि आउटसाइड। तो ये मैं पॉलिसी लगा रहा हूँ आउटसाइड की तरफ, क्योंकि मैंने पॉलिसी वैन की तरफ लगानी है। तो वैन की तरफ क्योंकि ट्रैफिक बाहर जा रही होगी, तो वहां मैंने पॉलिसी ये लगानी है। तो रियल टाइम। तो ये मेरी क्वालिटी ऑफ सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन पूरी होगी। यहाँ पे मैंने क्लास के अंदर रियल टाइम प्रोटोकॉल को रखा कि भाई रियल टाइम प्रोटोकॉल की ट्रैफिक को मैच करो, और फिर उसी की पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को बताया। उस पॉलिसी के अंदर मैंने ये मेंशन किया कि रियल टाइम की क्लास के अंदर जो प्रोटोकॉल है, जो कि आरटीपी है, उसको 10% ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ टोटल बैंडविड्थ उसको असाइन कर दो। तो 10% उसी की होगी, वो किसी और को किसी भी सूरत में नहीं मिल सकती, चाहे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लिंक में से गुजर रही हो। 10% जो लिंक की बैंडविड्थ होगी वो आरटीपी के लिए हमने प्रॉपर असाइन कर दी है उसको। और फिर उसके बाद मैंने फिर वो पॉलिसी जो बनाई थी वो इंटरफेस के ऊपर असाइन की, और मैंने उसके आउटसाइड डायरेक्शन की तरफ उसको असाइन किया, क्योंकि वैन की तरफ ट्रैफिक जा रही होगी, वैन की तरफ उसका डायरेक्शन होगा, तो इंटरफेस राउटर से निकल रही होगी। तो वहां पे मैंने वो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी। तो ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, पहले सबसे क्लास मैप, फिर पॉलिसी मैप, और फिर सर्विस पॉलिसी। आई एम श्योर आप लोगों के जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर ये क्या हुआ, आपने बताया ही नहीं कि भी क्लास क्या होती है, मार्किंग क्या होती है, ये पॉलिसी बना क्यों रहे हैं, ये बैंडविड्थ इसको दी क्यों है, ये इनमें से कोई बात हमने की ही नहीं। तो हम पहले ही उसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चले गए। द रीजन आई डिड दैट कि उसकी हायरार्किकल स्ट्रक्चर, मैंने सोचा कि रादर देन मैं आपको ये सिर्फ स्लाइड पे बता दूं कि भी पहले क्लास मैप बनेगा, फिर पॉलिसी मैप बनेगी, फिर सर्विस पॉलिसी बनेगी, वाई नॉट। आई नो कि वो बहुत अर्ली स्टेज होता, लेकिन थोड़ा आपको आइडिया रहता। मैं एक राउटर में इटसेल्फ एक छोटी सी कॉन्फ़िग करके आपको बता देता हूँ कि भी ये ऐसे क्लास मैप बनता है, ये पॉलिसी मैप बनता है, ये सर्विस पॉलिसी ऐसे उसके इंटरफेस पे इंप्लीमेंट होती है, ताकि अभी अपने आगे स्लाइड्स में लेक्चर में जब हम क्लासेस का जिक्र करेंगे, जब हम पॉलिसीज का जिक्र करेंगे, तो आपको पता हो कि मैं कौन से स्टेप की बात कर रहा हूँ। इसलिए हमने उसकी कॉन्फ़िग को पहले देखा। तो सबसे पहले अभी देखते हैं कि हम ये क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, क्लासिफिकेशन होती क्या है। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है कि इंस्पेक्शन ऑफ पैकेट टू सी व्हाट इज इट कैरिंग। कि भाई आप राउटर सबसे पहले देखेगा कि भाई आपने उसको बताना है कि कौन सी चीज को देख के, कौन सी चीज को देखे और कौन सी चीज उसको बताए कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब राउटर के ऊपर से वेब ट्रैफिक भी गुजर रही है, एप्लीकेशन की ट्रैफिक भी गुजर रही है, डेटाबेसेस की ट्रैफिक भी गुजर रही है, वॉइस की ट्रैफिक भी गुजर रही है। राउटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है? तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको क्लासिफाई करते हैं। राउटर को बताते हैं कि भी मैं ये चीज क्लासिफाई कर रहा हूं, तुमने इस प्रोटोकॉल के जरिए इस प्रोटोकॉल को तुमने क्लासिफाई करना है। जैसे हमने अपनी कॉन्फ़िग में देखा कि हमने आरटीपी को उस क्लासिफिकेशन के अंदर डाला, रियल टाइम के अंदर। हम एक और क्लास बना सकते हैं, हम एक क्लास बना सकते हैं वेब ट्रैफिक, और उसको कह सकते हैं कि भी मैच प्रोटोकॉल HTTP, कि भी HTTP जो है वो आपकी इंटरेस्टिंग ट्रैफिक है जिसको तुमने देखना है। बाकी ट्रैफिक छोड़ दो, जैसे भी है उसको जाने दो, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है HTTP, या मेरे लिए इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है सीक्वल ट्रैफिक, या मेरे लिए इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है RTP, या जो भी आपकी ट्रैफिक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट होगी, उसको आप बताओगे कि भी ये मेरी इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है, इसको एज अ मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ और क्लासीफाई कर रहा हूँ। अब उसको क्लासिफाई सिर्फ नहीं करना होता, हमने उसकी मार्किंग करनी होती है। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस में मार्किंग दो टाइप की होती है। एक होती है लेयर टू मार्किंग, जिसका हम जहां पे बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे। दूसरी होती है लेयर थ्री मार्किंग। लेयर थ्री यानी कि जो राउटर्स के ऊपर लगी होती है। अब मार्किंग क्यों करते हैं? मार्किंग इसलिए करते हैं कि लेट्स से कि यहां पे
आरटीपी का पैकेट आ रहा है और हमने आरटीपी को क्लासिफाई कर दिया है, इस राउटर को बता दिया अभी कि आरटीपी की ट्रैफिक देखनी है तुमने। तो ये जो राउटर के अंदर जो हम क्लास के अंदर हमने आरटीपी को मेंशन किया, वो इसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये आरटीपी की ट्रैफिक है? राउटर कैसे पैकेट के अंदर कौन सी चीज देखेगा कि उसको पता चलेगा कि ये ट्रैफिक आरटीपी प्रोटोकॉल की ट्रैफिक है? राउटर यूज करेगा, हमने अपने सीसीडीए के शुरू के लेक्चर्स में एक टूल जिक्र किया था, एन बार। तो राउटर अपनी एन बार टूल को यूज करेगा जो कि डीप पैकेट इंस्पेक्शन करती है, इवन लेयर 7 एप्लीकेशन लेवल तक उसकी रीच होती है। वो उसको देखती है कि भाई ये जो पैकेट है उसके अंदर क्या यूज हो रहा है। तो एन बार को यूज करके वो देखेगा कि अच्छा ये पैकेट कहाँ से आ रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है इसके अंदर। तो वो एन बार को यूज करके उसे पता चलेगा कि भाई ये आरटीपी की ट्रैफिक है। तो ये हमने क्लासिफाई तो उसे कर दिया, हमने बताया कि भाई आरटीपी की जब ट्रैफिक आएगी ना तुम्हारे पास, तो तुमने उसको मार्क करना है, तुमने उसको एज अ इंपॉर्टेंट मार्क करना है। अब यहां पे एक चीज याद रखें कि मैं जो मार्किंग कर रहा हूं, मार्किंग मैं करूंगा एज क्लोज टू द सोर्स एज पॉसिबल। हमने जो पहले एग्जांपल देखी थी, फॉरगेट दैट, उसको ध्यान से निकाल दें क्योंकि वो हमने इस साइड पे की थी। मैं अभी इस साइड पे नहीं आया, मैं अब इस साइड पे जा रहा हूं, आपकी लैंड साइड पे। कि जो मार्किंग होती है, मार्किंग आपने करनी है एज क्लोज टू द सोर्स एज पॉसिबल। आजकल हमारे आईपी फोन मार्किंग कर सकते हैं, तो अगर आईपी फोन मार्क कर रहे हैं, लेट देम मार्क इट। अगर आईपी फोन मार्क नहीं कर सकते तो लेट द स्विच मार्क द पैकेट। ये जो लेयर 2 का स्विच है ये भी मार्किंग करते हैं। अगर यहां पे नहीं करनी तो फिर अपने इस इंटरफेस के ऊपर आप मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको बताया कि भी आरटीपी की ट्रैफिक तुमने देखनी है और आरटीपी की ट्रैफिक को तुमने मार्क करना है हायर। तो उसकी वैल्यू लेयर 3 की मार्किंग जो होती है, आईपी प्रेसिडेंट और डीएससीपी, ये दो मार्किंग होती हैं। हम आईपी प्रेसिडेंट्स की मार्किंग लेते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा मैं डीप मार्किंग के अंदर नहीं जाना चाह रहा। तो आईपी प्रेसिडेंट्स की हम इसको मार्किंग दे देते हैं 5, जो कि सबसे हायर मार्किंग है। अब राउटर ये देखेगा कि भाई ओके 5 मार्किंग आईपी प्रेसिडेंस की, दैट मींस के कुछ भी हो जाए कंजेशन के अंदर, मैं आरटीपी की ट्रैफिक को ड्रॉप नहीं कर सकता क्योंकि हमने उसको 5 की मार्किंग दी है। हमने उसे बताया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है मेरे लिए। तो ये जो आप मार्किंग कर रहे हैं यहां पे, ये साइड आपकी होगी, ये वाली साइड, ये है आपकी ट्रस्ट बाउंड्री। अब हमने इसको एक क्लास का बता दिया कि भाई आरटीपी को मार्क कर दो नंबर 5। फिर हम एक और क्लास बनाते हैं, हम कहते हैं भाई सीक्वल ट्रैफिक को मार्क कर दो नंबर 4। फिर मैं एक और इसमें बनाता हूं, इसे कहता हूं कि भाई सैप की ट्रैफिक, एक और एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड एप्लीकेशन, इसको भी मार्क कर दो 4। मैं कहता हूं जो एचटीटीपी की ट्रैफिक है उसको थोड़ा लोअर कर देता हूं, उसको कहता हूं कि 1 मार्क कर दो। और फिर यहाँ पे जो एचटीटीपी की ट्रैफिक होगी वो क्योंकि हमने सबसे लोअर मार्क की है, तो राउटर सबसे पहले इसको बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा कि भाई अगर कंजेशन होती है तो सबसे पहले आरटीपी को जाने दो, उसके बाद सीक्वल और सैप को जाने दो, उसके बाद हमने नंबर 3 या नंबर 2 में जो भी एप्लीकेशन, जो भी प्रोटोकॉल रखे हैं उनको, और फिर जाके कहीं एचटीटीपी की बारी आती है कि भाई उसको बहुत हमने कम प्रायोरिटी दे दी है। अब एफटीपी डेटा बर्स्ट ही होता है, हम एफटीपी को नंबर 3 नंबर 4 में नहीं रख सकते, वो तो सारी बैंडविड्थ खा जाएगा। उसको भी हम नंबर 1 में रखते हैं और फिर बाकी जो भी बच जाएगा, जारी बात है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाले हर प्रोटोकॉल और हर एप्लीकेशन को मार्क नहीं करोगे। आप पर्टिकुलर जो बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं, नॉर्मली आप
अबाउट 10 to 13 डिफरेंट एप्लीकेशन को मार्क करते हो कि भाई फलां जगह से आने वाली ये एप्लीकेशन जो आ रही हैं वो उनको ये मार्किंग आप असाइन करते हो। बाकी जो कुछ भी होता है वो जाता है क्लास डिफॉल्ट में। तो क्लास डिफॉल्ट की को भी आप असाइन करते हो थोड़ी बहुत बैंडविड्थ, तो वो सारी फिर क्लास डिफॉल्ट के अंदर से गुजरती है। अब मार्किंग का जैसे हमने जिक्र किया, तो आईपी प्रेसिडेंस ये ओल्ड मार्किंग है, नई मार्किंग जो है वो आईपी डीएचसीपी मार्किंग है। बट आईपी प्रेसिडेंस को भी आजकल हम यूज करते हैं और ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए मैंने आईपी प्रेसिडेंस को अपने इस लेक्चर में इंक्लूड किया है। तो आईपी प्रेसिडेंस की हम ये 8 वैल्यूज यूज करते हैं मार्किंग के लिए। इसमें से 7 और 6 ये रिजर्व्ड हैं। ये रिजर्व्ड इसलिए हैं कि अगर हमने सारा कुछ ही इंपॉर्टेंस दे दी अपनी एप्लीकेशंस को, तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहां से जाएंगे? राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, आपकी सीडीपी की ट्रैफिक है, कीप लाइव्स हैं, वो सारा कुछ कहां से जाएगा? तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक उनकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, वो एक राउटर से दूसरे राउटर तक नहीं जाएंगे, आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक तो आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे कम्युनिकेट करवाओगे? तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो दी जाती है वो है ये राउटिंग प्रोटोकॉल, सीडीपी, कीप लाइव्स, और भी जितनी डिफरेंट कम्युनिकेशन के लिंक्स होते हैं जो डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर जा रहे होते हैं, वो होते हैं नंबर 6 और 7 के ऊपर, वो रिजर्व्ड होते हैं। फिर हम 5 देते हैं वॉइस को, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर, क्योंकि वॉइस डिले सेंसिटिव है, जिटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है जिटर के लिए, इसलिए वॉइस को हम सबसे ऊपर रखते हैं कि कभी भी कंजेशन हो तो वॉइस हमेशा से पास करे, हमेशा गुजर जाए। नंबर 4 मिलती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को। अब आप कहेंगे ये क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को 5 क्यों नहीं दिया, उसमें तो वीडियो भी है। तो एक बात अगर आप देखें कि अगर आपके पास वीडियो आ रही हो और वीडियो थोड़ी सी धुंधली आ रही हो कभी कभी, या थोड़ी सी कभी कभी टूट रही हो, लेकिन आवाज जो है प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर आ रही हो, तो आई थिंक वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। जबकि अगर आवाज बहुत गंदी आ रही हो, टूट के आ रही हो, समझ ना आ रही हो कि क्या हो रहा है, और वीडियो बिल्कुल परफेक्टली क्लियर आ रही हो, तो उसका क्या फायदा? आपको तो उसकी जरूरत नहीं है, आपको आवाज की ज्यादा जरूरत है देन वीडियो। तो इसलिए वीडियो को नंबर 4 पे और नंबर 5 पे वॉइस बेरर। नंबर 3 मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है कॉल सिग्नलिंग। कॉल सिग्नलिंग में हम एक प्रोटोकॉल जो यूज करते हैं आरटीसीपी, जो कि रियल टाइम प्रोटोकॉल, जो आरटीपी की ट्रैफिक होती है उसको मेनली मॉनिटर करता है। तो अगर आप कभी आरटीपी की ट्रैफिक को मॉनिटर करें, अगर आप कभी आईपी फोन से बात कर रहे हो, सिस्को के आईपी फोन में एक आई का बटन होता है, अगर आप आई के बटन को 2 दफा प्रेस करें तो आपको सारे स्टैट्स देगा कि भाई कितने पैकेट्स पास हो रहे हैं, कितना डिले है लाइन में, कितना जिटर है। ये सारे स्टैट्स आपको इस आरटीसीपी की वजह से मिल रहे होते हैं, और उसको हम नंबर 3 देते हैं। लेकिन आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन भी नंबर 3 पर रख सकते हैं। नंबर 2 पे अगेन कोई भी आपकी एप्लीकेशन, लेट्स से हम, हमारे पास अगर आरटीसीपी हमने नहीं उसको नंबर 3 देना, तो हम नंबर 3 पे अपनी सीक्वल रख सकते हैं। नंबर 2 हम दे सकते हैं सैप को। नंबर 1 हम दे सकते हैं एचटीटीपी, एफटीपी, इन सब को। और 0 जो कि क्लास डिफॉल्ट की होगी, बेस्ट एफर्ट यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ पे फाइफो ही यूज होगी, जो पहले आएगा पहले निकल जाएगा। तो इस तरह से ये मार्किंग हम करते हैं। अब ये है इंग्रेस मार्किंग। इंग्रेस यानी कि आप राउटर में यहां पे ये मार्किंग कर रहे हो, राउटर के अंदर ट्रैफिक जा रही है, जब जब यहां से निकलेगी तो ये मार्किंग आगे राउटर को पता होगा कि भी अगर कंजेशन यहां पे आती है मेरे पास, तो मैंने सबसे पहले वॉइस को निकालना है, उसके बाद फिर मैंने नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, जिस हिसाब से हमने मार्किंग की होगी उसको हमने पहले भेजना है।
जितनी बड़ी मार्किंग होगी उसको पहले भेजना है, फिर उसके बाद इसी तरह से। और फिर यहाँ पे जब आप सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हो तो सर्विस प्रोवाइडर अपने राउटर्स पे अपनी मार्किंग करता है। वो आपकी मार्किंग को चेंज कर सकता है कि भाई अगर आप वॉइस को नंबर 5 रख के भेज रहे हो तो सर्विस प्रोवाइडर कह सकता है कि ओके भी अगर मेरे पास 5 आ रही है तो मैं उसको 5 ही रहने दूंगा, अगर मेरे पास 4 आ रही है तो मैं उसको 3 कर दूंगा। तो इस तरह आप सर्विस प्रोवाइडर के साथ आपके डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, गोल्ड पैकेजेस होते हैं, प्लेटिनम पैकेजेस होते हैं, सिल्वर पैकेजेस होते हैं, ब्रॉन्ज पैकेजेस होते हैं। तो आप जितना उन्हें ज़्यादा पे करेंगे उतनी वो आपकी ट्रैफिक को प्रायोरिटी देंगे। आप जितना उन्हें कम पे करेंगे, वो हो सकता है आप अगर उन्हें कम पे करें तो वो कहें भी ठीक है अगर आपकी 5 आ रही है तो हम उसे 5 रखेंगे, अगर आपकी 4 3 2 1 आ रही है तो हम उसे सिंपल 1 1 1 कर देंगे। तो ये आप ब्रॉन्ज उनका जो भी पैकेज होगा सबसे लोअर पैकेज वो इसमें होगा कि भी आप उनके अगर उनकी कंजेशन हुआ उनके नेटवर्क में सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क में तो ये ट्रैफिक सबसे पहले ड्रॉप होगी। सिर्फ आपकी वॉइस की ट्रैफिक को वो थोड़ी बहुत गारंटी दे सकते हैं। इवन वो वॉइस भी आपकी ड्रॉप कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप सर्विस प्रोवाइडर के कौन से पैकेज या कितना उन्हें पे करते हैं, कौन सा पैकेज उनसे लेते हैं। तो ये सारी है जी मार्किंग। फिलहाल आपके लिए मार्किंग की इतनी डिटेल काफ़ी है। एज ए सेड कि मार्किंग बहुत ज़्यादा डिटेल में जाती है, बिट्स में जाती है कि ये आईपी डीएससीपी की मार्किंग कितने बिट्स हैं, उसमें वो बिट्स कैसे कैसे किस किस मार्किंग को असाइन होते हैं। हम इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसे इधर तक ही रखेंगे मार्किंग को ताकि आपको एक जनरल ओवरव्यू मिल जाए कि मार्किंग क्या चीज़ है। उसके बाद कंजेशन मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं, डिफरेंट क्यूइंग मेथड्स हम जो यूज करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम क्यूइंग मेथड जो बाय डिफॉल्ट जो है वो हम यूज करते हैं वो है फाइफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहला पैकेट आएगा वो पहले निकल जाएगा। हो सकता है आपका वॉइस का पैकेट यहाँ यहाँ खड़ा हो तो अगेन बैड लक फॉर हिम कि हम फाइफो यूज कर रहे हैं, जब तक ये सारे पैकेट निकल नहीं जाते ये बेचारा वॉइस का पैकेट निकल ही नहीं सकता। लेकिन ये तो प्रॉब्लम होगी कि अगर हमारे पास वॉइस का पैकेट आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा डिले सेंसिटिव है, अगर वैन लिंक पे उसको डिले मिलती है 150 मिली सेकेंड की, ये पैकेट तो यहीं ड्रॉप हो जाएगा। वो तो वॉइस का तो उसको डिले सेंसिटिविटी और जिटर सेंसिटिविटी ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वॉइस के पैकेट में हम डिले और जिटर नहीं दे सकते। उसके लिए फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि एक और क्यूइंग यूज़ की कॉल्ड प्रायोरिटी क्यूइंग। अब प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू में 4 क्यूज होती हैं। सो नंबर ऑफ क्यूज आर 4, हाई, मीडियम, नॉर्मल और लो। यानी हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी। इसमें भी हम अगेन वही क्लासेस बनाएंगे, क्लासेस के अंदर डिफरेंट टाइप की ट्रैफिक उसके अंदर असाइन करेंगे और फिर हम बताएंगे कि भाई कौन सी क्लास की कितनी प्रायोरिटी हाई है और उसको हम कितनी बैंडविड्थ दे रहे हैं। तो हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, नॉर्मल प्रायोरिटी एंड देन लो प्रायोरिटी। इसको समझने के लिए इसका मैं आसान आपको एक एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूं कि लेट्स से मैंने अपने सारे रिश्तेदारों में, सारे दोस्तों में बॉक्स ऑफ पेंसिल्स गिफ्ट करनी है। सो मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये 4 स्टोर्स हैं, स्टोर ए, बी, सी, डी। अब मैं कैलकुलेट करता हूं, मुझे टोटल चाहिए गिफ्ट करने के लिए 1000 पेंसिल्स। स्टोर ए के पास 10 पेंसिल्स हैं, स्टोर बी के पास 100 पेंसिल्स हैं, स्टोर सी के पास 500 पेंसिल्स हैं और स्टोर डी के पास 1000 पेंसिल्स हैं। लेकिन स्टोर ए पर पैक पेंसिल का वो दे रहा है 10 पाउंड में, स्टोर बी दे रहा है 100 पाउंड में, स्टोर सी दे रहा है 1000 पाउंड में
और स्टोर डी दे रहा है 10,000 पाउंड में। ये देखो बहुत ही महंगी पेंसिल होगी, बट एनीवे जस्ट एज अ एग्जांपल लेट्स से कि ये हमारी प्राइसेस हैं। सो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, बाय डिफॉल्ट मैं स्टोर ए में जाऊंगा, सारी 10 पेंसिल जो है वो उठा लूंगा इनके पास। इनसे फिर मैं पूछूंगा कि हाँ भी आपके पास और पेंसिल्स हैं, वो कहेंगे नहीं है, फला तारीख को आ रही है। मैं कहूंगा ठीक है, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं जाऊंगा यहां से स्टोर बी में, मैं स्टोर बी से एक पेंसिल लूंगा और फिर मैं सोचूंगा कि यार हो सकता है स्टोर ए में पेंसिल स्टॉक में वापस आ गई हूं। मैं वापस स्टोर ए में जाऊंगा, चेक करूंगा कि भी आपके पास पेंसिल वापस आ गई हैं। अगर आ गई तो मैं वहां से एक और ले लूंगा, या एक दो तीन चार जितनी भी उनके पास स्टॉक में मैं वो बाय कर लूंगा। जब उनके पास खत्म हो जाएंगी मैं फिर बी के पास जाऊंगा, बोलूंगा कि एक और ले लूं। मैं यहां से एक लेके फिर मैं वापस स्टोर ए में जाऊंगा, चेक करूंगा कि भाई अब दोबारा उनके पास स्टॉक में आई हैं, बिकॉज क्योंकि यहां से मुझे सबसे चीप मिल रही हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रायोरिटी क्यू काम करती है कि आप हर क्यू को अपनी बैंडविड्थ एलोकेट करते हो। तो हर क्यू इसी तरह से काम करती है कि सबसे पहले हाईएस्ट बैंडविड्थ वाली क्यू जितनी भी आपने उसको एलोकेट की होगी, जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी आपने जिसको दी होगी, वो सबसे पहले निकलेगी। फिर उसके बाद अगर वहां पे ट्रैफिक नहीं रहती, खत्म हो जाती है, वो दूसरी जो भी आपकी मीडियम क्यू में जो भी ट्रैफिक होगी उसमें से वो पैकेट्स निकालेगा। जो ही पहली क्यू में पैकेट्स वापस आते हैं, वो दूसरी क्यू को छोड़ के दोबारा पहली क्यू में वापस आ जाएगा और पहली क्यू को फॉरवर्ड करता जाएगा। अब इस तरह से आप डिले गारंटी तो दे सकते हो किसी किसी भी ट्रैफिक को कि भाई ये ट्रैफिक डिलेड नहीं होगी, कभी भी ये ट्रैफिक जाएगी। आपको पता है कि भाई आपने उसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, लेट्स से वॉइस को आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी दी हुई है, आपको पता है कभी भी इस क्यू के अंदर जो भी ट्रैफिक आएगी वो उसी वक्त निकल जाएगी, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा किसी भी कंजेशन के दौरान। तो जब भी वॉइस की ट्रैफिक इसमें आएगी, आपने डिले की गारंटी दे दी कि भी ठीक है वॉइस की ट्रैफिक आए उसने यहां से निकल ही जाना। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपने बहुत ही ज्यादा कोई फेयर काम कर दिया। वॉइस अगर यहाँ पे आती रहेगी चलती रहेगी तो ये वाली क्यूज फॉरवर्ड ही नहीं होंगी जब तक ये वॉइस खाली नहीं हो जाती। जब वॉइस बंद होगी तो ही ये बाकी क्यूज को देखेगा। तो इसलिए हमारा ये जो क्यूइंग का मेथड है, ये डिले तो थोड़ी बहुत हमें डिले की गारंटी देता है लेकिन बैंडविड्थ गारंटी नहीं देता। फिर उसके बाद है कस्टम क्यूइंग। कस्टम क्यूइंग में नंबर ऑफ क्यूज होती हैं 16। अब आप कस्टम क्यूइंग में क्या करते हो कि आप हर क्यू को एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ एलोकेट करते हो। प्रायोरिटी क्यू में क्या था कि आपने प्रायोरिटी दे दी किसी भी पर्टिकुलर क्यू की। जो हाई प्रायोरिटी थी वो जब तक सारी की सारी क्यू खाली नहीं हो जाती वो दूसरी क्यू पे जंप नहीं करेगा राउटर इटसेल्फ, उसका बफर। कस्टम क्यू में यह है कि हर एक क्यू की अपनी बैंडविड्थ उसको एलोकेट की गई है। जैसा कि लेट्स से ये क्यू नंबर 1 को हमने कहा कि 10% ऑफ द टोटल बैंडविड्थ क्यू नंबर 1 के पास है, 30% ऑफ द टोटल बैंडविड्थ क्यू नंबर 2 के पास है, और इसी तरह क्यू नंबर 15 के पास 10% है, क्यू 16 के पास 5% है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं कि लेट्स से मुझे डोनट्स का बड़ा शौक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक शॉप पे जाता हूं, कोई भी शॉप है, डोनट्स की शॉप है, तो मैं उसे कहता हूं भाई मुझे एक बॉक्स में तुम 8 पिंक शुगर डोनट्स जो होते हैं वो डाल के दो, 4 चॉकलेट डोनट डाल के दो, 2 डोनट मुझे जो है वो आईसी डोनट दे दो,
और एक बगैर किसी टॉपिंग के नॉर्मल डोनट दे दो, नॉर्मल डोनट। मैं जब भी उस शॉप में जाता हूँ मैं यही चीज फॉलो करता हूँ, 8 पिंक डोनट, 4 चॉकलेट डोनट, 2 आइसी डोनट, एक नॉर्मल डोनट, फिर 8 पिंक डोनट, 4 चॉकलेट डोनट, 2 आइसी डोनट और एक नॉर्मल डोनट। बिल्कुल इसी तरह से कस्टम क्यू भी काम करती है कि कस्टम क्यू में जो इंटरफेस है वो सबसे पहले Q1 में जाएगा, 10% ट्रैफिक लेगा, फिर Q2 में जाएगा, 30% ट्रैफिक लेगा। इसी तरह जो भी बाकी क्यूज को साइन है करते करते Q15 में आएगा, 10% ट्रैफिक लेगा, फिर Q16 में आएगा, 5% ट्रैफिक लेगा और फिर दोबारा Q1 में जाएगा 10% ट्रैफिक लेने के लिए, यानी कि राउंड रॉबिन। पहले 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, 3 पे, 4 पे, करते करते 16 तक पहुंचेगा और फिर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, करते करते वो ट्रैफिक उतनी एलोकेटेड ट्रैफिक उससे लेता रहेगा। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये नंबर ऑफ क्यूज बहुत ज्यादा है, दूसरा ये कि अगर नंबर ऑफ क्यूज हमने ज्यादा कॉन्फ़िगर कर दी तो जो सबसे पहले वाली क्यू है उसकी बारी ऑब्वियसली बिल्कुल आखिर में आएगी दोबारा से, तो उसको उसका डिले जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कस्टम क्यू मेथड है। उसके बाद नंबर 4 पे हम जो क्यूइंग मेथड यूज करते हैं वो है वेटेड फेयर क्यू। अब वेटेड फेयर क्यू क्या करता है, लेट्स से कि एक मीटिंग हो रही है, सारे बॉसेस और सब लोग आपस में बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक उनका एक जूनियर एम्प्लॉय जिसने नई नई कंपनी ज्वाइन की है वो भी बेचारा यहाँ पे बैठा हुआ है। सब लोग किसी बात पे बहस कर रहे हैं, किसी बात पे वो डिस्कशन कर रहे हैं अपनी, सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, बॉसेस अपनी राय दे रहे हैं, उनके दूसरे कुलीग जो हैं वो अपनी राय दे रहे हैं। ये जो एक बंदा जो बेचारा अभी खुद 2-3 महीने हुए हैं कंपनी ज्वाइन किए हुए उसको, ये चुपचाप उधर कॉर्नर पे बैठा हुआ है, कोई नहीं बोला कुछ, इसने कोई बात नहीं की। फौरन ही 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद ये खड़ा होके कहता है कि भाई मेरे पास भी एक पॉइंट है। जो ही ये खड़ा हुआ सारों ने इसकी तरफ देखना शुरू कर दिया कि भी ओ ये क्या कहने लगा है। फौरन पूरे रूम में खामोशी छा जाती है और सारे इसकी तरफ देखने लग पड़ते हैं कि भी ये क्या बोलने लगा है, इसकी बात सुनना अभी बहुत जरूरी है, चाहे उसने जो भी बोलना है। बट दैट्स एग्जैक्टली हाउ वेटेड फेयर क्यू वर्क्स। कि लेट्स से कि हमारा ये डेटा के पैकेट्स यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा वॉइस का ट्रैफिक का वॉइस का एक पैकेट आता है। तो ये वेटेड फेयर क्यू क्या करेगा कि कहेगा कि ओके ये वॉइस का पैकेट है, छोटा पैकेट है, इसको मैं आगे सबसे आगे भेज देता हूं। तो ये इसने एक किस्म का फेयर काम किया वॉइस के पैकेट को आगे भेज के। अब वेटेड फेयर क्यू कोई भी वैन वाइड एरिया नेटवर्क का लिंक जो 2.048 मेगाबिट पर सेकेंड से ऊपर होगा, यानी कि E1 लाइन के इक्वल होगा, उससे ऊपर उससे ज्यादा कोई भी लिंक होगा तो उस पे बाय डिफॉल्ट वेटेड फेयर क्यू ही चल रही होगी। उसके बाद है हमारे पास क्लास बेस्ड वेटेड फेयर क्यूइंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट क्लासेस बनाते हैं। जैसे हमने कस्टम बेस्ड क्यूइंग में देखा कि हमने 16 नंबर ऑफ क्यूज बनाए। लाजमी नहीं है कि उसमें 16 ही क्यूज बनाए, आप हो सकता है सिर्फ आपको 4 की रिक्वायरमेंट हो तो आप 4 से आपका काम अगर 4 से चल सकता है तो आप 4 सिर्फ बनाएं। तो आप क्यूज बनाते हैं, अपनी क्लासेस बनाते हैं और उन क्लासेस को अपनी अपनी परसेंटेज ऑफ बैंडविड्थ उनको एलोकेट करते हैं और बाकी जो बच जाती है उसको आप कहते हैं कि भी वेटेड फेयर क्यूइंग से उसको जाने दो, जो कि हमने ऐसे ऊपर देखा। आज जो बहुत ज्यादा यूज होने वाली क्यूइंग मैकेनिज्म है, क्यूइंग मेथड है, वो है लो लेटेंसी क्यूइंग। लो लेटेंसी क्यूइंग
प्रायोरिटी क्यू को भी यूज करती है, क्लास बेस्ड वेटेड फेयर क्यू को भी यूज करती है। इसमें क्या होता है कि मैं वॉइस की ट्रैफिक को प्रायोरिटी देता हूं। मैं कहता हूं कि वॉइस प्रायोरिटी है, लेकिन ये मेरे पास क्लासेस भी हैं जिनको मैं सर्टेन परसेंटेज ऑफ बैंडविड्थ एलोकेट करता हूं, जो कि राउंड रॉबिन फैशन में वो उसको डिलीवर करेगा, और फिर जो बाकी बच जाएगी वो वेटेड फेयर क्यू के थ्रू आगे जाएगी। तो मैं तीनों चीजें यूज करके एक क्यूइंग मैकेनिज्म के अंदर मैं उसको भेज रहा हूं। मैं प्रायोरिटी भी दे रहा हूं, मैं पर क्लास उसको बैंडविड्थ परसेंटेज भी अलाउ कर रहा हूं, और बाकी मैं कह रहा हूं कि बाकी जो बच जाए उसको एज अ वेटेड फेयर क्यू के थ्रू उसको इंटरफेस से निकाल दो। तो ये हमारे पास क्यूइंग मैकेनिज्म है, कंजेशन मैनेजमेंट मैकेनिज्म है। इनको यूज करके हम कंजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंजेशन अवॉइडेंस। हम अवॉइड किस तरह कर सकते हैं कंजेशन को। अब कंजेशन अवॉइडेंस में दो जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, रैंडम अर्ली डिटेक्शन और वेटेड रैंडम अर्ली डिटेक्शन। अब रैंडम अर्ली डिटेक्शन को समझने के लिए आपको विंडोइंग का कॉन्सेप्ट पे मैं आपको लेके जाऊंगा। आप में से जिन्होंने भी सीसीएनए किया है उनको थोड़ा बहुत अगर याद हो, आपने टीसीपी आईपी में विंडोइंग पढ़ा था। तो विंडोइंग में क्या होता है कि टीसीपी आईपी के पैकेट्स एकदम से बर्स्ट करते करते ऐसे ऊपर जाते 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 जाते, जो ही वो बैंडविड्थ, ये 100% बैंडविड्थ कंजम्पशन यहाँ पे हो रही है, जो ही वो यहाँ तक पहुँचते हैं तो एकदम से वो ड्रॉप करते हैं। फिर वो ऊपर जाते 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 उनकी कंजम्पशन ऊपर जाती है, फिर वो जो टॉप को टच करते हैं फिर वो एकदम से सारा वो ड्रॉप कर जाते हैं, फिर इसी तरह से। तो ये इस तरह से इनकी विंडोइंग होती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम ये गैप्स हैं। ये जो गैप्स आ रहे हैं बीच में, यहाँ पे बैंडविड्थ तो यूज ही नहीं हो रही। तो इसलिए हमने ये देखा कि भाई इस ये जो अनयूज बैंडविड्थ पार्ट्स हम विंडोइंग के पीरियड्स के दरमियान हम जो हमारे पास आ रहे हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज करें। तो उसको ऐसे यूटिलाइज किया कि डेवलपर्स ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम एक थ्रेशोल्ड सेट कर देते हैं। हम एक थ्रेशोल्ड अपनी डिवाइसेस के अंदर सेट करते हैं। अगर इस थ्रेशोल्ड से ऊपर ट्रैफिक चली जाए तो हम पैकेट्स को ड्रॉप करना शुरू कर देंगे आस्ता आस्ता। हम उसको एक प्रोबेबिलिटी देते हैं कि भाई एक पैकेट ड्रॉप कर दो आउट ऑफ एवरी 10 पैकेट। तो आउट ऑफ एवरी 10 पैकेट एक पैकेट ड्रॉप कर दो, ये हमने उसको प्रोबेबिलिटी दे दी, जिसको हम सिस्को इसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस की लैंग्वेज में मॉक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो हमने उसको एक थ्रेशोल्ड दिया कि इस थ्रेशोल्ड से ऊपर जो ही ट्रैफिक जाए तो एक पैकेट में से 10 को तुम ड्रॉप कर दो। अब क्या होगा? अब जब ये हमारे पैकेट्स इंक्रीज होना, यूटिलाइजेशन इंक्रीज होना शुरू होगी, जो ही ये यहाँ से ऊपर जाएंगे हर 10 पैकेट में से एक ड्रॉप करता रहेगा। ये फिर भी कंजम्पशन बढ़ रही है लेकिन तेजी से बढ़ नहीं रही। यहाँ तक पहुंची पैकेट हर 10 में से एक ड्रॉप हो रहा है, एक ड्रॉप हो रहा है, एक ड्रॉप हो रहा है। तो वो कंजम्पशन आपकी कॉन्स्टेंटली कुछ इसी तरह ही रहेगी। आपके पास ये जो गैप्स हैं वो नहीं आएंगे। सिस्को ने अपना फिर एक वर्जन निकाला है इसका, वेटेड रैंडम अर्ली डिटेक्शन, जिसमें ये सिस्को प्रोप्राइटरी है, जो सिस्को की डिवाइसेस पे ही सिर्फ यूज हो सकता है। इसमें क्या होता है कि हम एक्चुअल में बताते हैं कि कौन सी पैकेट को, कौन सी ट्रैफिक को एक्चुअल ड्रॉप करना है ज्यादा। हम ड्रॉप प्रोबेबिलिटी उसको देते हैं। हमने डीएससीपी आईपी डीएससीपी मार्किंग्स को नहीं देखा, लेकिन आईपी डीएससीपी मार्किंग्स कुछ इस तरह से होती हैं, AF31, AF32, AF33 या AF21, 22, 23 या AF11, 12, 13। उसमें ये जो डिजिट है
ये बनता है 2 बिट से, और ये डिजिट हमें बता रहा होता है कि ड्रॉप प्रोबेबिलिटी कितनी है इस पैकेट की। अगर कोई पैकेट AF31 मार्क हुआ होगा, उसकी ड्रॉप प्रोबेबिलिटी कम है देन AF33। 3 बड़ा डिजिट है, इसलिए AF33 का पैकेट पहले ड्रॉप होगा। अगर फिर भी कंजेशन रहती है तो AF31 का पैकेट ड्रॉप होगा, लेकिन प्रायोरिटी दी जाएगी AF33 के पैकेट को। तो इस तरह से सिस्को ने एक थोड़ा सा उसे एनहांस कर दिया कि हम कंट्रोल कर सकते हैं पैकेट ड्रॉप हो, तो हम अपने जो हमें कम इंपॉर्टेंट हमारी एप्लीकेशंस हैं, कम इंपॉर्टेंट हमारे पास जो प्रोटोकॉल जो हमारे नेटवर्क के अंदर यूज हो रहे हैं, हम उनको लेसर मार्किंग्स या अनएफिशिएंट मार्किंग्स दे सकते हैं, ताकि वो अगर कंजेशन होती है तो वो जल्दी ड्रॉप हो, रादर देन के जो हमारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उनको हम AF31 देंगे, ताकि अगर कंजेशन होती है तो ये पैकेट्स फिर भी ट्रेवल कर सकें, ड्रॉप ना हो। तो ये कंजेशन अवॉइडेंस मैकेनिज्म्स हैं जिसे हम यूज करके अपनी टीसीपी के फ्लो को एक कांस्टेंट फ्लो में रखते हैं। उसके बाद है हमारे पास पुलिसिंग। वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। अगेन ये हम बहुत ही ज्यादा एज अ 10,000 फुट ओवरव्यू अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट्स काम कैसे करते हैं। मैं बहुत ही बेसिक बात कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, वरना हर इस टॉपिक के ऊपर अलग से लेक्चर्स होते हैं कि हम हर इस टॉपिक को एक एक दो दो लेक्चर में डिस्कस करें। हम इसकी फिर उसमें फिर लैब्स वगैरह भी करते हैं। लेकिन एनीवे पुलिसिंग में क्या होता है कि नॉर्मली जैसे हमने ये एक थ्रेशोल्ड सेट किया किसी भी क्लास के लिए, तो जैसा कि हमने बोला कि ये बीच में गैप्स जो आ जाते हैं उसकी वजह से वो थोड़ा सा उसको बोनस ट्रैफिक को मिल जाता है, तो वो नेक्स्ट ट्रैफिक थोड़ा सा ऊपर जा सकती है इस थ्रेशोल्ड से, उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर जा सकती है। तो इस तरह से उसको कंट्रोल्ड उसको करना थोड़ा मुश्किल होता है। हम क्या कर सकते हैं, हम एक क्लास बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इस क्लास के अंदर मेरे पास HTTP है, मेरे पास FTP है, ये दो प्रोटोकॉल्स जो अगेन थोड़े बर्स्टी प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत ज्यादा डेटा यूज करते हैं, हम इनको पुलिस कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि भाई ये दोनों प्रोटोकॉल्स 500 किलोबिट पर सेकंड से ज्यादा की ट्रैफिक की, इससे ज्यादा का लिंक यूटिलाइज नहीं करें। अगर करें तो उन्हें मैं वो भी सेट कर सकता हूं कि अगर इससे ज्यादा लिंक यूटिलाइजेशन हो तो क्या करो। तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं उस ज्यादा यूटिलाइज होने वाली ट्रैफिक को या तो ड्रॉप कर सकता हूं या उसे रीमार्क कर सकता हूं। उसकी पहले वाली मार्किंग को हटा के मैं कहता हूं कि नहीं, उसको रीमार्क कर दो, उसे कोई ऐसी मार्किंग दे दूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लाइक AF11। अब AF31 इज बेटर देन AF11। पहले जो आ रही थी यहां से जो मार्किंग हो रही थी वो थी AF31। मैं कहता हूं कि भाई यहां तक अगर पहुंचे, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वो सिंपली ड्रॉप कर रहा है, इसीलिए ये कांस्टेंट लाइन में है। वो जो ही अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंच रहा है बाकी ड्रॉप हो रही है, ये नीचे गिर रहा है, वो फिर ऊपर टीसीपी उस विंडोइंग उसकी ऊपर जा रही है, फिर यहाँ पे वो ड्रॉप कर रहा है, फिर वो नीचे जा रहा है, और इस तरह से हम उसको पुलिस कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि अगर इससे ऊपर जाए तो ये ट्रैफिक को AF11 या AF13 रीमार्क कर दो। 13 का मतलब कि इसको ज्यादा, इसमें ज्यादा ड्रॉप करो पैकेट्स, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट ट्रैफिक नहीं है हमारे पास। तो दैट्स अ जनरल ओवरव्यू ऑफ पुलिसिंग। उसके बाद एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है शेपिंग का। शेपिंग में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि हम अपने लिंक को
यूटिलाइज करने के लिए कि जो ही हमारे विंडोइंग होगी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, विंडोइंग थ्रेशोल्ड से ऊपर गई, हाफ वो नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। इस तरह से ये हमारे पास जो नॉर्मल लिंक कंजम्पशन है वो ऐसे होती है। लेकिन शेपिंग में क्या होता है कि जो ही वो थ्रेशोल्ड को टच करती है, हम कोई भी क्यूइंग मैकेनिज्म इस्तेमाल करके अपने पैकेट्स को क्यू में ले आते हैं। तो यहाँ पे क्यूइंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो थ्रेशोल्ड से ऊपर उसको जाने नहीं देती, और यहाँ पे क्यूइंग मैकेनिज्म को यूज करके, और वो जैसे हमने कहा कि वो जो भी उसका हमने मॉक प्रोबेबिलिटी दी होगी कि भी 1 पैकेट आउट ऑफ 10 पैकेट ड्रॉप करो, जो भी उसको वो करके वो यहाँ पे उसको सस्टेन्ड रखेगा शेपिंग। तो शेपिंग के बाद, विदाउट शेपिंग हमारी ट्रैफिक कुछ इस तरह से होगी कि बिजनेस एप्लीकेशन ये ऊपर नीचे हो रही है, ईमेल एफटीपी भी ऊपर नीचे हो रही है, जबकि शेपिंग के बाद हमारे पास वो एज अ कांस्टेंट फ्लो जाती है कि भी थ्रेशोल्ड से ऊपर जाने वाली जितनी भी ट्रैफिक होती है वो क्यू में चली जाती है, और फिर उस क्यू को वो आगे फॉलो करती है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पोलिसिंग एंड शेपिंग। शेपिंग में वो सिर्फ क्यू करती है, उसको ड्रॉप नहीं करती, करती है लेकिन वो मतलब एक्सेसिवली नहीं करती जिस तरह से पुलिसिंग करती है। और शेपिंग को लेकर आप रीमार्क नहीं कर सकते ट्रैफिक को, जबकि पुलिसिंग में आप रीमार्क कर सकते हैं। एंड दैट्स इट जी। ये हमारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज होने वाली क्वालिटी ऑफ सर्विस के अंदर हमने तकरीबन मेन टेक्नोलॉजी सब पर बात की आज। हमने देखा कि क्वालिटी ऑफ सर्विस को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, उसकी हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है, पहले क्लास मैप, फिर पॉलिसी मैप, फिर सर्विस पॉलिसी, फिर उसके बाद हमने देखा कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी होती है, मार्किंग कैसे की जाती है, हमने आईपी प्रेसिडेंस की मार्किंग देखी, हमने डिफरेंट कंजेशन मैनेजमेंट के तरीके देखे, हमने डिफरेंट क्यूइंग की टेक्नोलॉजीज देखी कि वो क्या होती हैं। फिर कंजेशन अवॉइडेंस में हमने रैंडम अर्ली डिटेक्शन और वेटेड रैंडम अर्ली डिटेक्शन को देखा। तो उसके बाद पोलिसिंग और शेपिंग पे बात की। अगेन हम बहुत ज़्यादा चीज़ों पे बहुत सारी बात कर सकते थे, लेकिन ये एक ही लेक्चर में मुझे इसको कवर करना था, तो इसलिए मैंने मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज क्वालिटी ऑफ सर्विस की यूज़ होने वाली, वो मैंने कोशिश की कि मैं इस लेक्चर में आपको आप तक कन्वे कर सकूं। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी लगी हो, या आपको समझ ना आई हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली एट usman@urduitacademy.com, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़।